नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिए कि प्रीवियस ईयर में बाल विकास के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीटेट एग्जाम अगर आपको निकालना है, क्रैक करना है, पास करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनका रिविजन करना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और उन्हें आप एग्जाम हॉल में सही करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उनका उत्तर दिया जाता है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से आप लोग देखिए इसको, उसके बाद जो है उत्तर बताइए। सबसे पहले आपको प्रश्न समझना चाहिए, अच्छी तरह से प्रश्न समझ लेंगे, उसके बाद चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, तभी उत्तर आप निकालेंगे। इससे आपका उत्तर जो निकलेगा वह कभी गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मानव का विकास होता है या बच्चे का जो विकास होता है उस पर जो है आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आनुवंशिकता भी आवश्यक है विकास के लिए और पर्यावरण भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आनुवंशिकता से दोस्तों क्या होता है कि हमें जो है विकसित होने के लिए क्षमताएं मिलती हैं। आनुवंशिकता से क्या मिलता है? हमें क्षमताएं मिलती हैं। और पर्यावरण से क्या मिलता है? पर्यावरण से हमें क्षमताओं को विकसित करने के लिए वातावरण मिलता है, वातावरण प्रदान करता है हमें पर्यावरण। इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है और दूसरा ऑप्शन हम पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन हमें पढ़ना चाहिए तभी उत्तर को हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरा विकल्प है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो जो क्षमता है बच्चे की वो जो है जीनों द्वारा पूरी तरह से यहाँ पे बोल दिया है, इसलिए यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। केवल जीनों द्वारा निर्धारित नहीं होती है, उस पर जो है पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जन्मजात विकार होता है दोस्तों, उसे आप अच्छी देखभाल करके नहीं दूर कर सकते हैं। जन्मजात या आनुवंशिक विकार को आप देखभाल से या पौष्टिक आहार से नहीं दूर कर सकते हैं, यह भी आपका गलत है। तो दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन तो गलत निकल गया। और पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल भाषा विकास में पर्यावरण की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें सबसे सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ही विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में यह कथन, पहला वाला कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों पहले आपको प्रश्न को समझना है, उसके बाद चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को बताना है, तभी आपका उत्तर सही हो पाएगा। दूसरा प्रश्न ध्यान से समझिए, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प ऐसा ढूंढना है जिसमें जो कथन वह पियाजे से संबंधित नहीं है, वह किसी दूसरे से संबंधित हो सकता है। पहला कथन आपके सामने है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दोस्तों बताया है कि विकास जो होता है वह गुणात्मक चरणों में होता है। साथ में यह भी बताया है कि बच्चे जो होते हैं वह दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, स्वयं करते हैं। और बताया है क्या कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यह भी बताया है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा लिखा हुआ है, निरंतर अभ्यास से अधिगम, यह पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों। निरंतर अभ्यास से अधिगम यह किससे संबंधित है? आप कहेंगे दोस्तों यह थॉर्नडाइक से संबंधित है। आप पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए थे। कौन कौन नियम बताया था? पहला तत्परता का नियम बताया था, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम बताया था दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे जो अभ्यास का नियम, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह अधिगम जो है, ये नियम जो है, सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है, ये पियाजे से संबंधित नहीं है। और आपको यही बताना था कि इसमें कौन सा कथन पियाजे से संबंधित नहीं है। तो तीसरा विकल्प आपका इसमें राइट है। इस तरह से ध्यान से आप प्रश्नों को समझते हुए दोस्तों चलेंगे तो सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा, देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है
किसे कहते हैं? जो बच्चा जो है 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होता है दोस्तों, उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना 2 से 7। पियाजे ने कुल 4 संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। आपको याद होगा पहली अवस्था बताई थी संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष होता है। तो यहाँ पे आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताना है कि कौन सी एक सीमा नहीं है, मतलब कि कौन सा एक दोष नहीं है, इसमें यह बताना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे पहला लिखा है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे होते हैं वे उनमें ध्यान केंद्रित करने की अभाव होता है, उसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो यह तो सही नहीं है। दूसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर संकेतात्मक और प्रतीकात्मक विचारों का विकास हो जाता है, शुरू हो जाता है, और जो भाषा का प्रयोग होता है वह भी वो प्रारंभ कर देते हैं भाषा का प्रयोग करना। ये जो है प्रतीकात्मक विकास का विचार का विकास जो है दोस्तों, ये तो जो है इसका गुण है। यही आपको इसमें बताना था कि कौन से में सीमा नहीं है, मतलब कि एक दोष नहीं है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास यह कोई दोष नहीं है, यह तो इसका जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक गुण होता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका इसमें गलत है। अहमन्यता, अनुत्क्रमणिता, ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण नहीं है, ये दोष हैं। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। ध्यान से आप एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने बड़े प्रश्न हैं उतने ही आसान होते हैं। उनको केवल समझना होता है। चारों विकल्पों को आप जैसे ही अच्छे से समझेंगे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। चौथा में आपसे पूछा है के अलावा, मतलब कि चारों विकल्प में से कोई एक ऐसा है, उसे छोड़कर आपको बताना है कि निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे छोड़कर बाकी तीनों जो है खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो खेल से शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह तो बिल्कुल सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, खेल में उनकी इंद्रियां उत्तेजित रहती हैं, यह भी सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह समय बिताने का एक निगेटिव उनके बारे में, बच्चों के बारे में दोस्तों नहीं सोचेंगे। उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके खेल के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में आप कभी भी निगेटिव नहीं बोलेंगे। तो यह उनके लिए आप ऐसा नहीं बोलेंगे यह उनके लिए समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यह तो बिल्कुल गलत है। यही आपको बताना था कि इसके अलावा तीनों ऑप्शन आपका इसमें सही है। चौथा इसमें है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे जब खेलते हैं तो उनके अंदर नए कौशल का विकास होता है, वे सीखते भी हैं। इसलिए आपका पहला, दूसरा, चौथा तो बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही नहीं है। यही आपको बताना था। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसे सही नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए, सभी चीजें क्लियर होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे बच्चे गंभीर रूप से सोचने पर विवश हो जाते हैं या आमंत्रित करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? बच्चों से ऐसा आप प्रश्न पूछेंगे तो वो तो इसे हाँ या नहीं में उत्तर दे देंगे। इससे उनके अंदर की जो चिंतन शक्ति है, जो मानसिक क्षमता है, इसमें उनका कोई प्रयोग नहीं होगा। सही जवाब क्या है, ऐसे अगर प्रश्न पूछेंगे इसमें भी उनके सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिलेगा, उसमें हाँ नहीं में उत्तर दे देंगे। क्या आप इस तरह स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। कोई समस्या आप, कोई प्रश्न आप बच्चों को देंगे और उनसे पूछेंगे कि बताइए आप इसे कितने विभिन्न तरीकों से, कितने ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों से आप इसे हल कर सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं, विभिन्न तरीकों से आप सोच के बताइए। यह जो प्रश्न होता है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सबसे ज़्यादा जो है प्रभावशाली जो है कथन है कि किसी भी समस्या को आप विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं, यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। यही आपको बताना था इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से प्रश्नों को समझते चलिए। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कमेंट में आप जरूर लिख के बताइए कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आपको यह बताना है। यहाँ पे पहला है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। यह तो सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील का यह उदाहरण है। करके जब बच्चे सीखेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। परियोजना विधि से सीखना, सहयोग से सीखते हैं तो यह भी अच्छा होता है। तो यह तो बिल्कुल सही है।
थीमेटिक इकाई या नियमित इकाइयां परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। आपका इसमें सबसे सही जवाब क्या है? करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, यह सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रगतिशील शिक्षा का, और यही आपको इसमें बताना था। तो चारों विकल्पों को आपको पढ़ना है, उसमें से सबसे सही आंसर जो है केवल वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रश्नों के माध्यम से ही आपको उत्तर निकालना है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह बताता है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ये तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखने से जो है यह जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। क्या स्कूलों की आवश्यकता नहीं है? यह भी कथन गलत हो रहा है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। तो प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना ये जो है स्कूल करते हैं, यह जो है बिल्कुल सही है। ये इसमें जो है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, या इसमें भाव निकल के आ रहा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और सही आंसर, चारों विकल्पों को आपको समझना है, उसमें से सबसे सही जो आपको लगे वही उत्तर आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, सभी चीजें क्लियर होंगी। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में से निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आपको बताना है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यह तो बिल्कुल सही है। इन्होंने संज्ञानात्मकता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया है। इनका नैतिक विकास का सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो सबसे सही जवाब आपका है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक और परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। यह बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। ये प्राथमिक स्तर का पेपर है दोस्तों, 2018 का है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, इनको देखना जरूरी है एग्जाम से पहले। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। आपको बताना है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है, आपको यह बताना है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये कोई कथन इसमें स्पष्टता नहीं दिख रही है। बच्चे क्या जिम्मेदारी लेंगे सीखने के लिए? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चों के हित के बारे में आप सोचेंगे तो वह विकल्प बिल्कुल सही होगा। जब बच्चों को स्वयं करने के लिए कोई चीज़ कहेंगे तो बच्चे स्वयं करके बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ जो है जब स्वयं करते हैं तो अच्छी तरह से सीखते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यह जो है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। यहाँ पे उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन होते हैं? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है? बिल्कुल नहीं। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है? बिल्कुल सही है। जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं दोस्तों, उनमें मर्दाना गुण भी होते हैं और स्त्री गुण भी पाए जाते हैं, दोनों का समायोजन होता है। चलिए, ये तो इसमें दूसरा विकल्प मिल गया, बिल्कुल सही है, आप लोग इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती हैं। किसको छोड़कर आपको बताना है कि लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती हैं? क्या मीडिया द्वारा, या सामाजिकरण, या संस्कृति, या ट्यूशन? आपका जवाब होगा ट्यूशन को छोड़कर। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया द्वारा भी, सामाजिकरण द्वारा भी, संस्कृति द्वारा भी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से आप लोग प्रश्नों को समझते चलिए। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है, आपको यह बताना है। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं, या उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, आप लोग बताइए। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, यह तो गलत है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, यह भी सही नहीं है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल, यह भी सही नहीं है। वे मुख्य रूप से
मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, यही जो है आलोचना बिल्कुल सही है। ये मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना है दोस्तों, लेकिन यह सही है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह जो है पक्षपाती है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है एकाधिक बुद्धिमानी के बारे में? आप देखिए, क्या बुद्धि जो है तेजी से बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह सही है, बिल्कुल सही है, कई प्रकार से हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, यह तो गलत है, सहायक होती है। और प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तो प्रभावी अध्यापन से भी बुद्धि नहीं बढ़ाई जा सकती है। या जो है यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पे आपका सही आंसर है दोस्तों, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धि का मतलब कि एक से अधिक बुद्धि, एक से अधिक। देखिए दोस्तों, जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने कहा है कि बुद्धि का जो स्वरूप है वह एकांकी नहीं होता है, केवल एक नहीं होता है, उसका स्वरूप जो है वह कई प्रकार से होता है। ठीक है, तो बुद्धि का जो स्वरूप होता है कैसे होता है, वह कई प्रकार की हो सकती है, यह हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। आपको बताना है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। क्या सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन कैसे करते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में, या आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, या बच्चों की प्रगति निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब पहला है दोस्तों, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। देखिए दोस्तों, जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है, सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है, इसका तात्पर्य होता है कि बच्चों की प्रगति का स्तर कितना हुआ है यह जानने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग यह जानने में किया जाता है कि बच्चों की प्रगति का स्तर कितना, मतलब कि प्रगति के स्तर को जानने में किया जाता है। और जो होता है कि सीखने का मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की उपलब्धि का स्तर जानने में किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही सही है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में इनका प्रयोग किया जाता है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल अनिवार्य किया गया है सतत और व्यापक मूल्यांकनों को, यह तो संबंधित है, सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, यह सतत व्यापक मूल्यांकन करना शिक्षण प्रक्रिया का बिल्कुल अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि केंद्रित करती है, यह भी सही है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, यह बिल्कुल गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का यह उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को आप ढूंढ के निकालिए कि यह बुद्धिमान है कि नहीं है, या जो है बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना, ये सब इसका काम नहीं है। ठीक है, तो यही आपको बताना था। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया, या संसाधन समृद्ध वातावरण, या सफल माता पिता, या अनुशासित दिनचर्या। तो क्या अनुशासित दिनचर्या से बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, या सफल माता पिता से जो बच्चे होते हैं वे प्रतिभाशाली होते हैं, या संसाधन समृद्ध वातावरण से बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सबसे ज्यादा होते हैं आनुवंशिकता से और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से प्रतिभाशाली होते हैं। आनुवंशिकता से जो गुण उनमें आता है, साथ में पर्यावरण का जो अच्छा, वातावरण का जो अच्छा माहौल मिलता है, उससे बच्चे जो है दोनों की अंतःक्रिया से उनमें प्रतिभाशालिता आती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो क्या आवश्यकता होती है? जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनके उपयोग करता है। यह बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प ही इसमें राइट है कि जो बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आता है दोस्तों, उनके लिए जो है कक्षा में क्या करना चाहिए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जो मातृभाषा है उनका महत्व देना चाहिए, उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही उन्हें सिखाना और पढ़ाना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी भाषा प्रयोग को
हतोत्साहित करेंगे कि वो अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, उसे आप डांटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग बैठाएंगे, उनकी क्षमता अलग है, उनकी अलग है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल आप उनकी जो है भाषाई ज्ञान को महत्व देंगे, आपका यह कर्तव्य है, उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प है, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या स्नेही होने पर, या अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। तो यहाँ पे आपका पहला सही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, यह बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ऐसा करने से जो है वह कार्य सरल और आसान हो जाता है, ऐसा तो करना चाहिए। अति संवेदनशील जो बच्चे होते हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए क्या करेंगे, कार्य को छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, समझ में आएगा उनको। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करेंगे, यह भी सही है। कौन सा उपयुक्त नहीं है आपको यह बताना है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करेंगे, यह भी सही है। लेकिन बेचैन होने पर उन्हें फटकारना, आपका काम उन्हें फटकारना नहीं है। बेचैन होने पर उन्हें आप फटकारेंगे तो वे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। यही आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या है, विकलांग हैं, डिसलेक्सिया, सृजनात्मक, प्रत्यास्थी। तो आप कहेंगे दोस्तों जिनकी अलग अलग सोच होती है, ऐसे बच्चे जो होते हैं सृजनात्मक होते हैं। सृजनात्मक वाले बच्चे जो होते हैं किसी समस्या का समाधान कई प्रकार से सोचने का प्रयास करते हैं या कई प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सृजनात्मकता बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए सभी चीजों को ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? यहाँ पे नहीं आपको बताना है, तो ध्यान से आप देखिए, जो है चारों विकल्प ध्यान से देखिए। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं का पर चर्चा करना, यह तो सही है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल सही है। अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो उस पर ईमानदार होना चाहिए, वहां पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग, यह भी बिल्कुल सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यह जो है बिल्कुल सही नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन कौन सा नहीं करता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पे केवल अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे तो इनसे जो है समस्या हल करने का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ अभिसरण का मतलब क्या होता है? अभिसरण उत्तर वाले का मतलब होता है कि एक निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनमें बच्चे केवल पहचान या उनकी स्मृति पर आधारित होती है, उन्हें हम जो है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता या प्रभावशाली नहीं होता है। ठीक है, और उनसे आप कैसे प्रश्न पूछेंगे? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उनसे जो है अपसारी युक्त प्रश्न पूछना चाहिए या मुक्त अंत उत्तरों वाले प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब कि ऐसे प्रश्न उनके जिससे जो है उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होती है, उनके चिंतन का उपयोग उसमें होता है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे विभिन्न प्रकार से वह चिंतन कर सके, सोच सके। तो अभिसरण उत्तर वाले बिल्कुल गलत है, यही आपको बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है दोस्तों, आपको यह बताना है। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों इसमें डर। डर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का संवेग है। संवेग जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। डर भी एक संवेग है, क्रोध भी एक संवेग है, घृणा भी एक संवेग है, भूख भी एक संवेग है। देखिए संवेग मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए हैं दोस्तों। 14 संवेग ध्यान से आप सुन सकते हैं। डर, क्रोध, घृणा, ये जो है संवेग होते हैं, मैकडूगल ने बताया है। साथ में उन्होंने बताया कि वात्सल्य भी एक संवेग है, करुणा भी संयोग है, कामुकता भी एक संवेग है, आश्चर्य हो गया, और आत्महीनता भी एक संवेग है, आत्माभिमान भी हो गया, एकाकीपन एक संवेग है, भूख, अधिकार ये संवेग है, कृतिभाव संवेग है, आमोद भी एक संवेग है। तो यहाँ पे डर आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिए चारों विकल्प यहाँ पे है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित या अनावरण ज्ञान है,
यह बिल्कुल जो बच्चों के बारे में निगेटिव कथन लिखा है वह गलत होता है, यहाँ ध्यान रखना, यह तो गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। यह उसके निजी अनुभव पर आधारित है। दोस्तों, जब बच्चा बाजार पे गया, उसने जहाँ से दूध खरीदा, उसको लगा कि मशीन से दूध निकलता है, वहाँ वह जो है उसके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने अनुभव पर बताया कि जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, या उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए आप लोग सभी प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या करेगा? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। क्या आपका उद्देश्य केवल अनुशासन बनाए रखना? आप कहेंगे नहीं, ये केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है शिक्षक की। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। आपका उद्देश्य केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल यही तक आप निर्धारित नहीं रहेंगे, सीमित नहीं रहेंगे। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। आपका उद्देश्य पाठ्यक्रम को पूरा करना, उनको दोहराना, यह आपका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक कक्षा में एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां पर बच्चे निसंकोच होकर बिना किसी डर के शिक्षक से प्रश्न पूछ सके, या आपसे प्रश्न पूछ सके, समझ सके। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो आपको इसमें बताना है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चले। यह तो बिल्कुल सही नहीं है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेफ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, यह बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, या दूसरा विकल्प बिल्कुल प्रोत्साहित करता है। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, यह जो है दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखिए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, या वे एक राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं? ये सही नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं? यह भी सही नहीं है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन, यह भी सही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वे जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्या जो आपका यहाँ पे दोस्तों कक्षा में पाठ्य पुस्तक है, ये जो है इसका भूमिका सबसे अच्छा वर्णन क्या है कि ये जो है एक संसाधन के रूप में होता है। कक्षा में यह एक संसाधन के और एक सामग्री के रूप में होता है पाठ्यपुस्तक। ठीक है, पाठ्यपुस्तक से जो है शिक्षकों और छात्रों को मार्गदर्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? मानवतावाद से, व्यवहार से, रचना से, या संज्ञानात्मक से? आप कहेंगे रचनावाद से। आपका बिल्कुल सही है, रचनावाद से। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कब आप समझेंगे कि बच्चे जो है प्रेरित हैं? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल पहुंचते हैं तो क्या वे प्रेरित रहेंगे? आप कहेंगे नहीं। वे कक्षा में अनुशासित रहते हैं तो भी प्रेरित रहते हैं? यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, प्रतिदिन विद्यालय जा रहे हैं तो क्या वह प्रेरित है? यह भी नहीं है। प्रेरित उन्हें दोस्तों तभी माना जाएगा जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं, बिना किसी डर के उनसे प्रश्न पूछते हैं, तब वह समझ में आता है कि बच्चे जो है कक्षा में अब प्रेरित हैं। ठीक है, तो ऐसा माहौल आपको बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको यह बताना है। तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ये सही है। या फिर शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। विषय की व्याख्या बिल्कुल गलत हो गया, निगेटिव नहीं चलेगा। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, यह भी गलत है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, यह भी सही नहीं है। इसमें बताना है कि बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है,
तो यह सबसे सही है। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, बिल्कुल गलत है। शिक्षकों को निर्देश देने में, यह भी सही नहीं है। बच्चों को उनके पाठ रट कर, देखिए यह भी गलत हो गया, रटना यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पे बताना था कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? तो यह बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने में मदद करता है और उन्हें मॉनिटर करने में मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों 30 प्रश्न आपका आज कंप्लीट हुआ। आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है? तो इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीटेट को बहुत ही आसानी से आपको निकालना है। तो लगातार आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को और सॉल्व करना है। इससे जो है आपका सीटेट जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। सीटेट एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।